फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। इसमें हम यूनिट सेकंड के समकालीन विश्व अभिकर्ता का पार्ट सी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी पार्ट ए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जिसे हम कहते हैं और WTO जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स विश्व व्यापार संगठन जिसे हम कहते हैं, इनकी वीडियो ऑल्सो बना चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मेरे इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जीके और इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड होती हैं। अब आइए, अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो सी हमने ए और बी मैंने जैसे बोला कि आपको कि ये मैंने वीडियोस पहले ही आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं। अब इस टॉपिक में हम करते हैं जो सी जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। आइए, अब हम पहले जानते हैं कि जो ये ब्रिक्स है आखिर है क्या। ये ब्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो ब्रिक्स है ना, ये हर एक जो 5 देश है, 5 देशों के फर्स्ट जैसे लेटर होते हैं ना, इनको मिलाकर ये बना है। ये एक ऐसा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक मीन्स एक फॉर्मली जो हम कहते हैं ना कि संगठन होना, ये उस टाइप का संगठन है। इसमें 5 देश हैं और जिसमें ना इसकी जो फर्स्ट लेटर है, जैसे पी हो गया, बी से जैसे ब्राज़ील हो गया, ऐसे ही जो आर है, आर से रशिया हो गया, और आई से इंडिया हो गया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों का ये समूह होता है। ये जो क्या है, ये जो ब्रिक्स है, ये 5 देशों का समूह है। और इसका गठन जो है ना 2009 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 2009 में। और इस समूह में पहले है ना सिर्फ और सिर्फ 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। इन देशों को मिलाकर ये बनाया गया था। उस टाइम पे ना, जब 2009 में इसका गठन हुआ था ब्रिक्स का, उस टाइम पे दक्षिण अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था। ये सिर्फ 4 देश थे। कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। सिर्फ इन्हीं चारों देशों का ये समूह था। और ये वही जो ब्रिक्स राष्ट्र द्वारा हर साल औपचारिक शिखर सम्मेलन, इसमें सम्मेलन भी होते हैं हर साल। इसमें एक जो फॉर्मल तरीके से जो सम्मेलन किए जाते हैं ना, वो होते हैं। और इसकी अध्यक्षता है ना हर साल लाइन वाइज है ना, इनके देशों के अकॉर्डिंग होता है। जैसे पहले ये ब्राज़ील है, फिर उसके बाद होगा उसमें रशिया में अध्यक्षता होगी इसकी, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। ये इसी प्रकार से इसके सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। मैं आपको इसके अभी आगे बताऊंगी भी कि जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और उसके अंदर क्या चीज़ बातचीत हुई थी। अब इसमें हम आपको मैं पहले बता देती हूँ, उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य रहे हैं, और ब्रिक्स की आखिर फुल फॉर्म क्या है, और इसके कार्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इनके सम्मेलनों के बारे में। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपका पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो। फिर पेपर में कहीं से भी इसमें क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से करके आ पाएंगे। अब आइए हम इसके थोड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि जो ब्रिक्स है आखिर उसका इतिहास क्या रहा है। अब देखते हैं हम, जो ब्रिक्स में शामिल सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो काफ़ी मजबूत रही है। और इसी का जो जिक्र है ना, वो है ना जिम ऑनलिन ने अपनी जो प्रकाशन उन्होंने किया था, द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक, इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। इसमें इन्होंने यही बताया था कि मतलब एक तरीके से जो ब्रिक के अंदर जितने भी देश हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत है। उन्होंने ये भी लिखा था ना कि जो ये 4 ब्रिक देश हैं, मतलब पहले तो ये मैंने कैसे बताया आपको कि साउथ अफ्रीका तो बाद में आकर जुड़ा था, तो उस टाइम उससे पहले तो ये सिर्फ 4 देश थे ना। कौन कौन से थे ये 4 देश? भारत था, ब्राज़ील था, रूस था और चीन था। पर जो ये साउथ अफ्रीका था ये बाद में आकर जुड़ा था। तो ये तेज़ी से विकास कर रहे हैं, और आने वाले जो 50 सालों में ना इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर देश की अर्थव्यवस्था बड़े होने वाली है, क्योंकि इन देशों का जो बाजार है वो काफ़ी बड़ा है और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इसमें मतलब बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से बाजार में काफ़ी इनका बढ़ावा भी हुआ है। और इसका जिक्र इन्होंने 2001 में
अपने प्रकाशन द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नामक प्रकाशन में किया था इसका जिक्र उन्होंने। अब आते हैं हम कि जो ब्रिक्स का है वो फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी कि ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है आखिर वो है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स किन देशों का, 5 देशों का समूह है, और 5 देशों में ये कैसे बना है, ये सबके फर्स्ट लेटर से बना है। जैसे बी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, सी हो गया और एस हो गया। जैसे बी से क्या हो गया, ब्राज़ील हो गया, बी से क्या हो गया, ब्राज़ील। ऐसे ही आर से क्या हो गया, रशिया जिसे हम रूस कहते हैं। आई से इंडिया, भारत। और सी से चाइना, इट मीन्स चीन। और एस से साउथ अफ्रीका, इसका मैं इधर लिख देती हूँ, आपको दिखेगा नहीं, दक्षिण अफ्रीका। ओके, ये 5 देशों का ये इसकी फुल फॉर्म ही यही है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिख कर भी दे रखा है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। पहले बार हम इसको क्या बोलते थे, ब्रिक बोलते थे। ये 2010 के बाद क्या नाम इसका हो गया था, ब्रिक्स हो गया था। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका नाम कैसे ब्रिक्स हुआ था। अब इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका देश भी इस समूह में जुड़ा था। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिक था पहले, उसके बाद ये क्या नाम हो गया था इसका, ब्रिक्स हो गया था। वरना इसका पहले नेम ब्रिक था, जिसमें एस नहीं था। ये एस किसको डिनोट कर रहा है, ये एस किसको डिनोट करता है, ये साउथ अफ्रीका को डिनोट करता है, जो ये हमारा 5वां जो देश जुड़ा था उसको डिनोट करता है। अब आइए हम कि जो ब्रिक्स की स्थापना के आखिर में उद्देश्य क्या रहे हैं, कि आखिर में ब्रिक्स की जो स्थापना की क्यों गई थी, इसका कुछ तो मोटिव होगा। किसी ना किसी चीज़ को बनाने का कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर होता है, वो तभी चीज़ बनती है। अदरवाइज विदाउट उद्देश्य, विदाउट एम, वो कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो बन जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन था वो क्यों बना था, वो शांति स्थापित करने के लिए बना था कि हाँ, अगर लड़ाई झगड़े देश में हो रहे हैं तो उनमें वो शांति बहाल कर सके, शांति कायम कर सके। विदाउट एनी रीज़न तो कोई चीज़ बनती नहीं है। तो इसी प्रकार जो ब्रिक्स थी उसकी स्थापना के भी कुछ उद्देश्य रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। इसका उद्देश्य ये रहा था ना कि जो विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना चाहता था। ये चाहता था कि जो विकासशील देश हैं वो उनका भी व्यापार क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो क्यों बना था, वो इसी चीज़ के लिए तो बना था ना कि वो विकासशील देशों को भी आगे ला सके, विकासशील देशों को भी विकसित में चेंज कर सके। विकासशील देश मैंने क्या बताया था आपको, विकासशील देश वही होते हैं जिनका अभी भी विकास होना जारी है। जैसे हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब क्या है, विकासशील देश हैं। और विकसित देश क्या होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ये सब क्या, अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है, बट हमारा भारत क्या है, एक विकासशील देश है। तो ये ऐसे में व्यापार ब्लॉक को बनाना चाहता था, और व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों पर विकसित देशों का काफ़ी दबदबा होता था। इस कारण से उस दबदबे को कम करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसकी राय क्या थी विकासशील देशों को लेकर। मतलब विकासशील देश क्या सोचते थे कि ये तो सिर्फ मतलब एक तरीके से विकसित देशों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेरिजन टू विकासशील देशों का। तो इसका ये भी उद्देश्य था कि ये विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना चाहता था। अब आइए हम इसके सेकंड उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक ये भी उद्देश्य था कि जो अमेरिका डॉलर की जगह है ना, अन्य मुद्राओं का भी उपयोग हम कर सकें। मतलब है ना, अमेरिका मुद्रा आप जानते हैं कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो अगर आपके इंडिया के पैसों का तो कहीं मोल नहीं रहेगा, बट अगर आपके पास डॉलर होता है तो आप कहीं पे भी कुछ भी व्यापार कर सकते हैं आसानी से। तो ये यही चाहता था ना कि हाँ, कि जो अन्य मुद्राओं का भी हम उपयोग कर सके, मतलब विश्व स्तर पे इसको एक मजबूती प्रदान करना चाहता था। ये नहीं कि हाँ सिर्फ एक अमेरिका की जो डॉलर है उसी को एक प्रबलता मिली रहे। ये चाहता था कि जो मतलब अन्य देश हैं उनकी मुद्राओं का भी विश्व स्तर पर मजबूत कर सके, मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे ये इनको स्टैंडेबल बनाना चाहता था, इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, किसको, मुद्राओं को। इसलिए इसका ये भी मोटिव रहा है। अब इसका एक ये भी मोटिव है कि जो आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना एवं गरीबी उन्मूलन के लिए भी ये कार्य करता था। अब इसके मैं आपको और डिफरेंट टाइप की मतलब उद्देश्य बताती हूँ। मैंने इसमें लिखे नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ इसके जो कार्य हैं और भी क्या क्या रहे हैं। जैसे कि लाभकारी विकास के लिए समूह के सदस्यों के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। मतलब जो भी लाभकारी विकास के लिए, मतलब जो सदस्य देश हैं उनको अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। मतलब आपस जैसे जो ब्रिक्स में देश हैं उनमें भी आपस में साझेदारी रहे, ये ना रहे कि हाँ ये मतलब आपस में भी इनमें अच्छे तालमेल रहे, ये भी चाहता था। और इसके और भी मुख्य उद्देश्य रहे हैं जिसके बारे में आपको मैं डिस्कस करती हूँ। इसका ये भी उद्देश्य रहा है ना
इसका ये भी उद्देश्य रहा है ना कि जो ब्रिक्स सदस्यों ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को मजबूत करने और जैसे संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों में युवाओं का निकट सहयोग को बढ़ावा देने का भी इनका ये उद्देश्य रहता है कि हाँ, लोगों में संस्कृति, खेल और शिक्षा का भी मतलब एक तरीके से बढ़ावा हो सके जो युवाओं लोग हैं उनमें। और इसका एक ये भी उद्देश्य है कि जो आर्थिक और व्यापारिक सहयोग है या सीमा शुल्क सहयोग है या ब्रिक्स के जो ब्रिक्स में ये जो देश हैं 5 उनके बीच में व्यापार कराना भी इनका एक उद्देश्य है। और ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण जो वर्ष 2008 था ना, उसका वित्तीय संकट था। इस वित्तीय संकट के कारण जो डॉलर के प्रभुत्व वाली जो मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता पर संदेह उत्पन्न हो चुका था। मैंने आपको जैसे ऊपर भी बताया कि जो डॉलर से रिलेटेड जो जैसे कि जो डॉलर था इसकी ज़्यादा प्रभुत्ता बनी रहती थी, तो एक तरीके से जो बाकी देश की जो मुद्राएं हैं उनको भी एक स्टैंड मतलब एक पोजीशन मिल सके विश्व स्तर पे, ये इसका मतलब ये भी एक मोटिव रहता था कि हाँ, डॉलर ही ना रहे एक प्रभुत्वशाली मुद्रा, उसके बदले मतलब दूसरे देश की भी एक मुद्रा को भी मतलब चांस मिले कि हाँ, वो भी कुछ स्टैंड करे इन वर्ल्ड लेवल। तो इसका ये भी उद्देश्य रहा है। मैंने आपको कुछ दो और एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, तो आप अगर उसको अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कर लीजिएगा, अगर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आइए, अब हम ब्रिक्स देशों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि जो ब्रिक्स द्वारा मतलब है ना 2 बैंकों की स्थापना की गई थी। एक था न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या नाम था उसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जिसे हम कहते हैं, और इसको ही हम हिंदी में नव विकास बैंक भी कहते हैं। आप न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कह सकते हैं और नव विकास बैंक भी कहते हैं इसे हम। अब आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो दक्षिणी देशों के विकास के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने में ही हेल्प करता था। ये बैंक क्या करता था, जितने भी मतलब दक्षिणी देश के जो देश होते थे उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ये 5 देशों की जो परियोजनाओं को मतलब जो भी देश में अगर मान लो जो 5 देश में कुछ भी हो रहा है उनकी परियोजनाओं के लिए ये उनको लोन देने या मतलब उनकी हेल्प के लिए होता था। या ये निम्न आपदाओं से निपटने के लिए ना, अगर जैसे आपदाएं आने लग जाती थी, जैसे बाढ़ आ गई या सुनामी आ गई, तो उनसे निपटने के लिए ना ये इनकी मदद भी करता था, इनको लोन देकर, पैसे देकर या कुछ रुपयों की मदद, जिससे है ना लोगों का विकास हो सके। ये ना कि लोगों का विकास अवरुद्ध हो जाए, ये उसकी लोगों के विकास के लिए बहुत हेल्पफुल रहता था। और मैं आपको ना एक चीज़ और बताती हूँ कि ये ना जो ये है ना, इसे तो आप ये भी मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है आपको कि ये जो बैंक है इसे हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो ये ब्रिक्स है ना, हम इसे ना R5 भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि जो ये देश है, जितने भी इनके अंदर इंक्लूड देश हैं, इनकी मुद्राओं का अगर आप अक्षर देखेंगे ना, फर्स्ट लेटर इनकी मुद्राओं का फर्स्ट लेटर है ना R से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे हम R5 देश भी कहते हैं, मतलब R5 संगठन भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे ब्राज़ील है, जो ब्राज़ील की जो मुद्रा है ना, वो बताऊँ क्या है, वो रियल है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं रियल, इसकी मुद्रा का नाम है रियल। ऐसे ही जो इंडिया है, आपको पता है इंडिया की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। और ऐसे ही रूस की जो मुद्रा है उसका नाम, रूस की मुद्रा का नाम भी रूबल है, क्या लिखते हैं, रूबल। और जो चाइना की मुद्रा है उसका नाम, चाइना की मुद्रा का नाम है, इसको है ना हम रेनबिम्बी कहते हैं, रेनबिम्बी, क्या बोलते हैं इसे, रेनबिम्बी कहते हैं। और जो साउथ अफ्रीका है उसकी मुद्रा का नाम भी, और इसकी मुद्रा का नाम जो है ना दक्षिण अफ्रीका, इसकी मुद्रा का नाम भी क्या है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है। इसलिए हम इसको हमने देखा कि जो जितने भी ये 5 देश थे उनकी मुद्राओं के नाम किससे स्टार्ट हो रहे थे, R से स्टार्ट हो रहे थे, जिस कारण से हम इसे R5 कहते हैं इन देशों के संगठन को। अब मैंने आपको एक चीज़, अब हम जानते हैं कि जो ब्रिक्स का हमने बताया था कि कार्य क्या क्या है, तो इसका कार्य ये भी है ना कि ये सहयोग को स्थापित करने में हेल्प करता है। इसका है ना एक अकादमिक विदेश मुद्रा कोष भी है, जिसे हम CR8 मीन्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, इसका मतलब होता है, मैंने आपको यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख रखी है,
आकस्मिक विदेशी मुद्रा कोष की भी इसने स्थापना की थी। और इसका लक्ष्य ये होता है ना कि जो वैश्विक तरलता दबाव के मतलब खिलाफ है ना सुरक्षा प्रदान करना होता है, कि जो भी विश्व में चेंजेस आते हैं उनसे ही हमें बचाव कर सके। इसका ये भी उद्देश्य होता है कि जो वित्तीय जो स्थिरता को मजबूत करना, फाइनेंशियली जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको स्ट्रॉन्ग करना और उसको स्टेबल रखना, ना कि उसमें अस्थिर ना रहे, वो एक तरीके से मजबूती उसमें प्रदान रहे। और जो इसकी स्थापना हुई थी ना वो हुई थी ब्रिक्स द्वारा। इसमें मैंने लिखा है आपको कि ब्रिक्स द्वारा 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। आकस्मिक रिजर्व बैंक की स्थापना की को लेकर एक संधि हुई थी और इस संधि में सभी ब्रिक्स देशों ने हस्ताक्षर कर ब्रिक्स का आकस्मिक विदेशी मुद्रा कोष की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना। मैंने आपको बताया कि किस किस चीज़ में हेल्प करता है, लोन लेने में, मतलब अगर हमारे देश में कोई विपदा आ जाती है या किसी भी जो 5 देशों में परियोजनाओं का कोई कार्य चल रहा हो तो उसमें ये पैसे देकर ये नव विकास बैंक उसकी हेल्प करता है, तो इसके कार्य में आ गया। और इसी टाइप से ये जो ब्रिक्स के अंदर जितने भी 5 देश हैं उनके बीच में सहयोग स्थापित करने में हेल्प करता है। और इसका लक्ष्य ये भी है कि ये जो वित्तीय जो स्थिरता को मजबूत कर सके और वित्तीय स्थिति को ठीक रख सके, इसका ये कार्य। अब आइए हम है ना इनकी वो सम्मेलनों के बारे में पढ़ते हैं कि जो ब्रिक्स में जितने भी सम्मेलन हुए थे, कम से कम अब तक तो वैसे 12 हो चुके हैं, बट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको 10 के अच्छे से बताऊंगी कि हाँ उस सम्मेलन के बीच में क्या क्या बातचीत हुई थी और वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। आइए अब हम इनके सम्मेलनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये ब्रिक्स था उसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था रूस में, और रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। और उसका उद्देश्य ये था ना कि जो वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार को और वित्तीय संस्थान में सुधार को लेकर यहाँ पे क्या हुई थी, बातचीत हुई थी इन चीज़ों के बीच में कि वैश्विक में जो आर्थिक स्थिति को हम कैसे सुधार सकें और वित्तीय संस्थान में कैसे सुधार किए जा सके, इनको लेकर इसके प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और ये आप नोटिस करना कि जो इसमें ना आपको दिखेगा कि यहाँ पे ब्रिक लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2019 में ना जो एस था, एस कौन था, साउथ अफ्रीका, ये इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर, इसलिए उस टाइम पे ये जो था ना ये शिखर सम्मेलन हुआ था ओनली वो 4 देशों के बीच में हुआ था। कितने देशों के बीच में हुआ था, 4 देशों के बीच में, रूस के बीच में हुआ था, भारत के बीच में हुआ था और चीन के बीच में हुआ था और ब्राज़ील के बीच में हुआ था। साउथ अफ्रीका इस टाइम नहीं था। कौन नहीं था, साउथ अफ्रीका। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, ओनली हम ब्रिक कहते हैं। पर हाँ, जब दूसरा ब्रिक सम्मेलन हुआ तो कब हुआ था, 2010 में हुआ था। किस में हुआ था, 2010 में हुआ था। और इसका जो दूसरा सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। और इसी के दौरान इसी में ये बातचीत की गई थी ना, मतलब एक तरीके से हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका है वो जुड़ा था, मतलब जुड़ने के लिए इसमें संधि वंधि हुई थी। और इसमें ना इसके बाद से जो दक्षिण अफ्रीका था वो भी इन्वॉल्व हो गया था किसके अंदर, ब्रिक के अंदर। और इसके बाद से इसका नाम है ना, आप देखेंगे आगे ब्रिक ना होकर ब्रिक्स लिखा हुआ मिलेगा आपको। 2010 के बाद से इसको क्या मिलेंगे, वो दो ब्रिक्स। ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। अब आइए हम तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, 2011 में हुआ था। पहले तो आप ये जान लीजिए, ये लाइन वाइज हुआ, आप देखना अगर आपको देखने को मिलेगा कि 2009 में हुआ, फिर 2010 में हुआ। इसमें बातचीत हुई थी वैश्विक आर्थिक स्थिति को लेकर। फिर 2010 में हुई थी, इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया था हमारे उसके अंदर ब्रिक की शिखर सम्मेलन में। 5 राज्य जुड़ चुका था। और इसके बाद तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में ये हुआ था कि जो आर्थिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या यूनाइटेड नेशन का मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पूरा कम्प्लीटली इसके बारे में अच्छे से मैंने डिस्कस किया, इसके कार्य उद्देश्य और इसकी मतलब ये है क्या, ये करता क्या है, इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको डिटेल वीडियो बना रखी है। आप उसे जाकर जरूर देख लें, ये आपके लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा यूनाइटेड नेशन से, तो आपको अगर नहीं देखी आपने तो उसको जाकर देख लें। तो आपने ये हुआ तीसरा जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था, चीन में। आप देखिए मैंने यहाँ पे आपको ब्रिक्स बार बार बोल रही हूँ, अब मैं ब्रिक नहीं बोलूँगी, ब्रिक्स बोलूँगी। ओके, अब आइए हम 4th ब्रिक्स सम्मेलनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये चौथा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो 2012 कहाँ पे हुआ था, पहले तो आप ये जान लीजिए हमारी नई दिल्ली मतलब भारत में हुआ था।
कहाँ पर, नई दिल्ली में 2012 का ये है। और इस सम्मेलन के दौरान ये बातचीत की गई थी ना कि जो ब्रिक्स देशों ने संचार के लिए ना पनडुब्बी संचार केबल सिस्टम बनाने की घोषणा की गई थी, और विकास बैंक के मामलों से के बारे में बातचीत की गई थी। किसके के बारे में? विकास बैंक के बारे में, पनडुब्बी संचार के बारे में, संचार के उसके लिए सही करना, केबल सिस्टम बनाने की घोषणा की गई थी। इन सब चीज़ों के ऊपर इस 4th सम्मेलन में बातचीत की गई थी। अब आइए हम 5वां शिखर सम्मेलन पढ़ते हैं कि 5वां शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ था। इसका ये शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और ये आपने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि लाइन वाइज कब से स्टार्ट था, ये 2009 से लेते हुए अब देखेंगे कि लाइन वाइज आपको फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे ही करके सारे के सारे शिखर सम्मेलन हुए हैं। जो 5वां शिखर सम्मेलन है वो 2013 में हुआ है। और इसका उद्देश्य, मतलब इसमें जो बातचीत की गई थी वो इस चीज़ के ऊपर हुई थी ना कि जो अल्प विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, और का है ना विकसित देश कैसे, मतलब कैसे इसको बना सके हम, इनके ऊपर बातचीत की गई थी कि हाँ विकासशील जो देश हैं उनमें क्या स्थिति। अल्प विकसित देश तो होते हैं कि जिनका मतलब एक तरीके से, विकासशील तो देश होते हैं जो अभी विकास कर रहे होते हैं, पर अल्प विकसित देश हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कुपोषित, जैसे कुपोषित हम बच्चा बोलते हैं, उसी टाइप से होता है कि एक अल्प विकसित देश जो अभी विकास, उसका कुछ न विकास चल ही नहीं रहा, उसका रुक चुका है एक तरीके से विकास करना, उसे बोलते हैं। तो उसको लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत की गई थी कि इनमें कैसे सुधार किया जा सके। 5वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ये चीज़ बातचीत हुई थी। अब हम 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हैं। ये हुआ था हमारा कब, कहाँ हुआ था हमारा? ये 2014 में हुआ था। कहाँ पे? ब्राज़ील में हुआ था। और इसमें क्या बातचीत की गई थी कि एनडीबी, जो मैंने आपको बताया ऊपर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सभी ब्रिक्स देश नव विकास बैंक के गठन के लिए सहमत हुए थे। इसी उसके दौरान, उससे पहले ना, ये आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो एनडीबी था ना, इसको बनाने के ऊपर ना बार बार ये चीज़ हो रही थी और बार बार ना ये वो कर दिया था, नेगलेक्ट कर दिया जा रहा था, मतलब ना इसको बंद कर दिया जा रहा था कि नहीं ये नहीं बनेगा। पर फिर बहुत, मतलब टाइम बाद इसका विकास हुआ था, जैसे आपको लिखा हुआ है कि इसके ऊपर बातचीत की गई थी। 2014 में इसके गठन को लेकर सहमति बनी थी और इस बैंक को खोलने के मतलब अब घोषणा भी की जाने लगी थी, मतलब बोला गया था कि हाँ कि ये बैंक बनाया जाना चाहिए। और आप मानेंगे नहीं कि जब ये बैंक बना था, ये कम से कम 10 सेकंड पहले ही इसका हो गया था कि हाँ, मतलब बहुत टाइम से, तो लॉन्ग टाइम से इसकी वो चल रही थी कि नहीं बनाना है, और फिर बाबा इसका जो रूल था वो मतलब पास होने से रुक जा रहा था। और फिर जब ये हुआ था तो ये 10 सेकंड पहले इसको बोला जाता है कि इसका बनने की वो करी गई थी, घोषणा की गई थी। 10 मिनट के बाद जब मना कर दिया गया था, उसके 10 मिनट के बाद इसको बनने की घोषणा की गई थी। अब 7वें शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। जो 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में। अब आप देखना, आपको पहले मैंने बताया ब्राज़ील, ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। मैंने जैसे आपको बताया था इसके नाम से इनकी अध्यक्षता देश होते रहते। फिर रशिया हो गया, फिर इसके बाद ये हमारा आएगा भारत आएगा, इंडिया, जैसे इसके नाम में ही है, ठीक है। तो ये जो 7वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था ना कि जो ब्रिक्स साझेदारी वैश्विक विकास, मतलब जो ब्रिक्स देश हैं उनके अंदर एक तो वैश्विक विकास के एक शक्तिशाली कारक, मतलब इनमें एक तो साझेदारी हो सके। अगर साझेदारी नहीं होगी अच्छे से, तो आपने साझेदारी के ऊपर 12th में फर्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने इसको अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी नहीं कि साझेदारी का मतलब क्या होता है, आपको ये खुद अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि साझेदारी वैश्विक विकास की शक्तिशाली कारक था। मतलब इसके बारे में, इन चीज़ के बारे में इनमें बातचीत हुई थी। अगर पेपर में आता है तो आप ये 10 ब्रिक्स सम्मेलन लिख रहे ना कि हाँ, टीचर को लगे कि मतलब आपने कुछ अच्छा मतलब पढ़ रखा है, ब्रिक्स के बारे में आपको नॉलेज है। और अब 8वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था हमारे भारत में। मैंने आपको बता दिया, इस सम्मेलन में आतंकवाद की आलोचना करी गई थी और निंदा करी गई थी। आप देख रखे हैं कि जो विकासशील देश है, सबसे इनमें सबसे जो बेकार जो वो है, क्या कहते हैं, विकास ना होने का इनका कारण क्या है? एक आतंकवाद और एक भ्रष्टाचार। ये दो चीज़ें जो विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी बनकर शुरू से ही उभर रखी हैं। तो इसकी निंदा की गई थी और आने वाले समय में उससे कैसे बचा जा सके, इस पर भी बात चली थी कि हाँ, इसको हम कैसे ठीक, मतलब ये आतंकवाद को हम कैसे रोक सकें। इन सब चीज़ों के बारे में इस 8वें सम्मेलन में डिस्कस हुआ था। अब आप देखेंगे ना कि जो 9वां और 10वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना, इसमें क्या चीज़ बातचीत हुई है ना, इसके बारे में अभी उल्लेख सही से नहीं किया गया है कहीं पर भी। तो इसका सिर्फ आप जगह जान लीजिए कि ये जो 9वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो कहाँ पे हुआ था? वो चीन में हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि आई के बाद क्या होगा? इंडिया के बाद चीन। ऐसे ही 10वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था फिर साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ये जो 9वां हुआ था वो चीन में हुआ था।
और अब 11वां 12वां भी अब हो चुका है, क्योंकि 2022 आ चुका है, तो इसका ये 11वां ब्रिक्स सम्मेलन भी हो चुका है। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ब्राज़ील के ब्रासिलिया जो जगह है वहाँ पे हुआ था, और इसका थीम है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव फ्यूचर। क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव फ्यूचर। अब 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2020 में हुआ था, और इसका जो अध्यक्षता कहाँ पे की गई थी? मतलब रूस में की गई थी। जैसा आप देखते आ रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ब्राज़ील, फिर रूस, ऐसे ऐसे करके सब देशों की एक एक बारे में लाइन अब जो होगा, मतलब ये इंडिया में ऐसे करके ये चीज़ लाइन टू लाइन होते रहते हैं। इनमें अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, इसका इनके नाम से ही पता चलता है। अब मैं आपको है ना जो ब्रिक्स है इसके है ना कुछ वो बताती हूँ, मतलब इनकी इसकी विशेषताएं क्या रह चुकी हैं। ब्रिक्स की क्या क्या विशेषताएं रही हैं इसके बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ना ब्रिक्स की ना विशेषताओं के बारे में बताती हूँ। हमने इन सब चीज़ों के बारे में तो जान लिया, अब मैं ब्रिक्स की विशेषता बताती हूँ कि इन देशों की जो जनसंख्या है ना वो दुनिया की आबादी का लगभग 42% है। जितने भी ये जो 5 देश हैं इनको मिलाकर ये नहीं पूरी दुनिया का 42% इनकी जनसंख्या बनती है। और जो इसका अब दूसरा इसका विदेशी वो विशेषता ये है कि जो इसकी वैश्विक जीडीपी है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में जो इसका हिस्सा है लगभग है ना 25 से 20% का हिस्सा है ना पूरे वैश्विक स्तर पर होता है। और ये एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है, कि ये उभरती हुई तो शक्ति आ रही है। जो 5 देश हैं अगर आप देखे जाए तो चाइना भी बहुत पावरफुल है, इंडिया भी हमारा बहुत ही पावरफुल जो देश है वो है, रूस भी है ही। तो ऐसे करके आप ये आपको पता ही होगा कि इनकी जो ये है जो ये विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, बाजार शक्ति के रूप में भी ये बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं। और इसके जो 2 सदस्य हैं रूस और चीन, ये सुरक्षा परिषद, आपने अगर वो वाला मैंने लेक्चर देखा होगा यूनाइटेड नेशन वाला तो आपको पता होगा कि सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है और वो है क्या। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सुरक्षा परिषद क्या है। उसमें जो 2 सदस्यता होती है, एक स्थायी सदस्यता और एक अस्थायी सदस्यता। स्थायी सदस्यता में ना 5 सदस्य होते हैं और इनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। तो जो रूस और चाइना है आपको पता है कि ये उसके क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। वो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, सॉरी, संयुक्त सुरक्षा परिषद में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 अंग है ना उनमें सुरक्षा परिषद एक अंग है, उसका ही ये जो स्थायी वो है ना सदस्य हैं। कौन कौन है? रूस और चीन। कौन है? रशिया और चीन। तो ये उनके स्थायी सदस्य हैं। अब इनका जैसे, और मैंने आपको बता दिया इसकी विशेषता कि ये भी है कि जितने भी ये जो ब्रिक्स हैं उसमें जो जिन भी 5 जो देशों का ये संगठन है उसमें जो 5 देश हैं उसे हम क्या बोलते हैं? R5 के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इन 5 देशों की मुद्रा का नाम किससे स्टार्ट होता है? R से शुरू होता है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? R5 कहते हैं। अब आपको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे ब्राज़ील की क्या होगी? रियल हो गई। क्या हो गई? ब्राज़ील की रियल, मैं आपको लिखती चली जाती हूँ। उसके बाद रूस की क्या हो गई? रूबल हो गई। क्या हो गई? रूस की रूबल। इंडिया की आपको पता ही है। अब मैं चाइना की बता दूँ, रेनबिनबी। क्या इसकी है? रेनबिनबी। और जो साउथ अफ्रीका है उसकी क्या है? रेंड है। और इंडिया की आपको पता ही है। तो मैंने इन चारों देशों की लिख दी है कि इनके जो फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं कि आर है, आर है, आर है और आर है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? जो ब्रिक्स की जो संगठन है इसकी एक ये भी विशेषता है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? R5 के नाम से भी जानते हैं। और जो ये विश्व व्यापार में ना इसकी जो भागीदारी होती है, जितना भी विश्व में व्यापार होता है वो कम से कम 18% होता है। तो इस वजह से भी ये बहुत मतलब इसकी विशेषता रह चुकी है। अब मैंने आपको इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का इतिहास क्या रह चुका है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य रहे हैं, और इसके जितने भी सम्मेलन हुए थे इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या, इसकी महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है, और इसके शिखर सम्मेलनों के बारे में हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इस वीडियो में A से B ये जो है हमने इस वीडियो में कितनी यूनिट कंप्लीट होगा इस यूनिट के? संयुक्त राष्ट्र, WTO और ब्रिक्स। हमने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और TNCs और MNCs के ऊपर आएगा। तो आप इस वीडियो का वेट करें। अगर आपने ये वीडियो मेरी जो ऊपर की जो 2 वीडियो हैं संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन इसका नहीं दिया तो मैं इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन से इसे देख लेना अगर आपने नहीं इस वीडियो को देखा होगा तो। अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़री सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए।